हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से तत्व जो है उनकी खोज हुई, उसके बाद उनका वर्गीकरण कैसे करा गया, डॉल्फिन का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1 या इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक है, जाइए और उस लेक्चर को देख के आइए, तभी आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्रैक स्टडी को तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर जो होने वाला है पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड, यानी जिसमें हम पढ़ेंगे आज आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें याद नहीं होती है तो हम अपने घरों की दीवारों पर इसके पोस्टर लगा लेते हैं ताकि हमें याद हो सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th में, 11th में, 12th में और उसके बाद भी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब मेंडलीव की आवर्त सारणी हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय तक 63 के 63 तत्वों को एक सारणी में प्रस्तुत कर दिया था। इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को स्वीकारा गया, क्योंकि किसी और साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कर पाए थे। कोई और साइंटिस्ट जो भी थे उनके पास कोई इतनी अच्छी लेक्चर नहीं था या इतना अच्छा उनका कोई नियम नहीं था जिसके आधार पर सभी तत्वों का वर्गीकरण हो पाया। मेंडलीव ही एकमात्र साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय तक 63 के 63 तत्वों को वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया था। इसीलिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसको स्वीकारा गया था। अच्छा, ये तो रीजन था, लेकिन क्या था बच्चों, 1913 तक हम लोग उसी आवर्त सारणी को क्या करते गए, स्वीकारते गए। यानी 1913 तक किसी भी साइंटिस्ट ने हमें ये नहीं बताया कि हाँ ये सारणी जो है गलत है या ये सारणी में ये कमियां हैं। कमियां सबको पता थी कि देखो कई बार क्या हो रहा था, अधिक द्रव्यमान वाला तत्व बाद में आ रहा था, कम द्रव्यमान वाला तत्व पहले आ रहा था, क्योंकि गुण समान होने थे, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। तो कमियां बहुत सारी थी, परंतु उस आवर्त सारणी को हमने स्वीकारा क्योंकि कोई और ऑप्शन था। मेंडलीव के शिष्य थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। 1913 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपना एक तरीके से इन्होंने जब अपना एनालाइज किया तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने बताया और इन्होंने पाया कि जो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है इसकी तुलना में तत्वों को जो संख्या अगर हम प्रदर्शित करें, यानी कि जैसे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व आते हैं इनको हमने कैसे अरेंज करा था, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। तो मोजले ने ये कहा कि अगर हम इनको परमाणु द्रव्यमानों के अलावा एक संख्या प्रदान करें, जैसे आपको ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप क्लास में जाते हैं और आपको क्लास में रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, तो मोजले ने ये कहा कि अगर हम हर एक तत्व को अपना उसका खुद का नंबर दें तो वो जो दिया गया नंबर है जिसको हमने परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक का नाम दिया, ये परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो तत्व का परमाणु भार है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोजले ने यह कहा कि तत्व के परमाणु भार समान हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक भाई सोहन है और एक है रोहन। सोहन का वेट भी 50 किलो है, रोहन का वेट भी 50 किलो है, लेकिन दोनों ही 10th क्लास के बच्चे हैं और दोनों एक ही सेक्शन में है, एक ही स्कूल में है, परंतु रोहन का जो रोल नंबर है वो है 1 और सोहन का जो रोल नंबर है वो है 2। यानी कि देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चों के वेट समान हो सकते हैं, यानी कि तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, परंतु उनकी जो संख्या है या उनके परमाणु क्रमांक है वो हमेशा अलग अलग होंगे। तो इसीलिए मोजले ने परमाणु क्रमांक को आधारभूत गुण बताया था और आधारभूत गुण बताते हुए इन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसको हम आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जानते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा भी। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन्होंने एक नियम दिया, इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के, भौतिक तथा रासायनिक। तो इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं, वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के बाद, यानी कि एक निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद, जैसे 10 हो गए या 20 हो गए या 30 हो गए, इन संख्याओं के बाद क्या होते हैं, इनकी रिपीटेशन होने लगती है, आवृत्ति होने लगती है, बार बार आने लगते हैं। तो ये नियम था हेनरी मोजले का। अच्छा, परमाणु क्रमांक बेसिकली हमें बताता क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी तत्व का, वो हमें ये बताता है कि उस तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन स्थित हैं। अच्छा, अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं, 1। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका मतलब है उसमें कितने प्रोटॉन हैं, 2। अच्छा, एक बात बताइए, 1 के बाद जब 2 आता है तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इनको अरेंज करा तो पहले 1 परमाणु क्रमांक वाला आया, फिर 2 परमाणु क्रमांक वाला आया,
यानी कि हमने इनको किस ऑर्डर में अरेंज करा, हमने इनको प्रोटॉनों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित होने को वर्गीकरण करने पर जो सारणी हमें मिल के आई उसे ही कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी। यानी कि प्रोटॉनों के बढ़ते हुए क्रम को, आरोही क्रम को अगर आपने एक साथ वर्गीकृत कर दिया तो इस प्रकार से जो सारणी बन के आई इसे ही आवर्त सारणी कहा गया। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही है आधुनिक आवर्त सारणी। अच्छा, ये जो आवर्त सारणी है इसने मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थी इसकी कमियों को पूरा करा। जैसे मेंडलीफ ने जो अपने आप में प्रेडिक्शन कर रखी थी कि फ्यूचर में ये तत्व आएंगे, ठीक है, इसीलिए तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी सॉलिड थी, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, स्थान इस तरीके से अपनी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को डिजाइन किया था कि उसने जगह छोड़ दी। अब जगह छोड़ने का मतलब यही था कि इन जगह पर नए तत्व आएंगे, मतलब उन्होंने बहुत फ्यूचरिस्टिक डिजाइन अपना आवर्त सारणी का किया था। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को दूर करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई, जिसमें तत्व जो नए नए खोजे गए इनको अरेंज किया गया परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम के आधार। तो आइए अब समझते हैं आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कैसे, यानी कि कैसे पता चलेगा कि कौन से आवर्त या कौन से समूह का वो तत्व है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ हैं जिनको हमने वर्ग या फिर समूह कहा है। अब जैसे कि आप पीरियड टेबल में देख पा रहे हैं, 1 से लेकर के 18 तक आपको तत्व जो समूह है वो दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर से नीचे तक देखिए, इनके ऊपर लिखा होगा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस तरीके से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो 1 से लेकर के 18 तक क्या है, इसमें वर्ग मौजूद है, यानी कि समूह मौजूद है। अच्छा, इसके बाद देखिए 7 आपको क्षैतिज पंक्तियां दिखाई दे रही होंगी। अब अपने लेफ्ट साइड पे देखिए, आपको 1 से लेकर के 7 तक अंक पड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से दाएं से बाएं देखना है, दाएं से बाएं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बच्चे पीरियड या आवर्त। क्या कहते हैं इनको, पीरियड या आवर्त कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह में सभी तत्वों का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एक समान होता है। इसको आप ऐसे समझिए, एक ही समूह की बात करें, जैसे कि मैं पहला समूह उठा के दिखा रहा हूँ आपको, Li वाला, लिथियम वाला, सोडियम वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला। तो आप इस सब में एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे क्या, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए Li, Na या फिर K, जितने भी इस तत्व, जितने भी इस वाले समूह में आने वाले तत्व हैं, इन सब की एक ही क्वालिटी है, एक ही विशेषता है। वो क्या, कि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखिए, लिथियम की बात करें तो 2,1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम की बात करें 2,8,1 होता है, पोटेशियम की बात करें 2,8,8,1 होता है। यानी कहने का क्या मतलब है, जो पहले ग्रुप में आ रहे हैं इनके सबके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो वही लिखा हुआ है कि एक ही समूह के सभी तत्वों के जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो समान होता है। आगे लिखा हुआ है इन सभी तत्वों की जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो समान होती है। अच्छा, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसी को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है, संयोजकता। किस नाम से जानते हैं हम, संयोजकता के नाम से। ठीक है, तो जो भी ये संयोजकता होगी वो एक पूरे के पूरे वर्ग की संयोजकता क्या होगी, समान होगी। ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है तथा समान प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अब चूंकि जब इनकी संयोजकता समान है, यानी कि इनके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसीलिए इनके द्वारा बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं। तो एक ही समूह में ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अब आप इस समूह में ध्यान से देखिएगा, लिथियम में क्या थे, 2 कोष मौजूद थे, 2,1। सोडियम की बात करें तो 3 कोष हो गए, 2, 8, 1। पोटेशियम की बात करें तो 4 कोष हो गए। यानी क्या कह रहे हैं हम, अगर हम समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो जो कोष है, यानी कि जो इनके जो कक्षक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि ये हमारा नाभिक होता है, इसके बाद ये एक क्लास है, यानी कि ये एक कक्षक है जिसमें क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो लिथियम के लिए ये कक्षक की संख्या 2 है इस तरीके से, और सोडियम की बात करें तो इसकी कक्षक की संख्या 3 है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा हुआ है इसी प्रकार एक ही आवर्त में यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं तो कोषों की संख्या समान बनी रहती है। अच्छा, अब आप एक बात ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लिथियम वाले आवर्त में लेफ्ट से राइट जाइए, तो लिथियम, बेरियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के पास अगर आप जा रहे हो तो ये सारे के सारे आप इस तरीके से मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट। इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो ऐसे आएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, इस तरीके से। यानी कहने का क्या मतलब है, सबके पास आ तो 2 ही कोष रहे हैं ना, यानी इन सब के पास 1 और 1 2 कोष मौजूद होंगे। यानी अगर हम कहें आवर्त में अगर आप जा रहे हो
तो क्या होगी, जो कोषों की संख्या है वो नियत रहेगी। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि यदि आप वर्ग में जाते हैं, यानी कि जब आप ऊपर से नीचे की बात करेंगे तो के कोषों की संख्या बढ़ती जा रही होगी, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से। लेकिन जब आप बाएं से दाएं की तरफ जा रहे होंगे तो क्या होगी, इनकी कोषों की संख्या निश्चित होगी। जैसे अगर आप दूसरे आवर्त में जा रहे हो तो 2 होगी, तीसरे में जा रहे हो तो 3 होगी, चौथे में जा रहे हो तो 4 होगी, पांचवें में जा रहे हो तो 5 होगी। ठीक है, आगे बात करें तो देखो जब हम करते क्या है, अच्छा जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो कोषों की संख्या तो निश्चित है, लेकिन एक चीज बढ़ रही है, वो क्या, इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम के पास बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 3 है। फिर उसके बाद अगला जो एलिमेंट आएगा कार्बन, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कहने का क्या मतलब है, मतलब क्या है, देखो इनके पास कोष तो 2 ही है, लेकिन चूंकि इनमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होने वाली है, वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि कैसे हो रही है, जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है भाई, तो लिथियम के पास जो सेल है उसमें 2,1 करके इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे आप लिथियम से बेरियम पर पहुंचे तो आपने 3 से 4 परमाणु क्रमांक पर पहुंच गए। कितने की वृद्धि हुई, 1 इकाई की, 1 इकाई की वृद्धि हुई ना। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की भी 1 ही इकाई वृद्धि होगी। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि कोष में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो 1 ही इकाई बढ़ेंगे। अगर आप 3 से 4 नंबर पर जा रहे हो तो 1 की वृद्धि हो गई, इसीलिए 2,1 से 2,2 हो गए, फिर 2,2 से 2,3 होगा, फिर आप 1 बढ़ गए। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि परंतु संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, यानी कि 1 की वृद्धि होती है। अतः संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की ही वृद्धि होती है, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या बढ़ती है, 1 बढ़ती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो लास्ट लाइन में कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के कोषों की संख्या यदि समान हो और वे सभी तत्व एक ही आवर्त में होते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिथियम है हमारा, जो बेरियम है हमारा, जो बोरॉन है, जो कार्बन है, जो नाइट्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, जो फ्लोरीन है, जो नियोन है, ये सारे के सारे क्या होंगे, दूसरे आवर्त में होंगे, एक ही आवर्त में होंगे। क्यों, क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखोगे तो 3 है भाई, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। यानी कहने का क्या मतलब है, सबके पास आ तो 2 ही कोष रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, रैपिडली बढ़ती जा रही है। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, इस तरीके से बढ़ रही है। तो इसीलिए नीचे लाइन में लिखा हुआ है, जैसे लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सभी में क्या है, 2 कोष उपस्थित है। अतः ये सारे के सारे कौन से आवर्त में रखे जाएंगे, दूसरे आवर्त में रखे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, अधिकतम संख्या, वो होती है 2n²। जहां 2n² क्या है, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इस वाले की बात करते हैं, इसको देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, ये कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का जो केंद्र होता है ना, उसे बोलते हैं मेरे भाई नाभिक। क्या बोलते हैं बच्चे, नाभिक। क्या बोलोगे इसको, नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, नाभिक के जो सबसे पास की जो कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो होती है प्रथम कक्षा, यानी कि प्रथम कोष। जो उसके ऊपर होता है उसे कहते हैं द्वितीय कोष, जो उसके ऊपर होता है उसे कहते हैं तृतीय कोष। ठीक है, इस तरीके से कोषों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अच्छा, अब आप इस चित्र में ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप ऐसे करके समझिए, जैसे कि आपकी कक्षा 10 है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके, तो आपकी कक्षा 10 में मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि आपकी जो कक्षा 10 के बच्चे हैं वो आपके स्कूल में 150 बच्चे हैं, यानी कि 150 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10th के बच्चे हैं। आप जिस कक्षा में बैठते हैं, यानी कि जिस कमरे में आप लोग बैठ रहे हैं, उस कमरे में आपके टीचर एक कमरे में मैक्सिमम 50 बच्चों को बैठा सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपके 150 बच्चों को बैठाने के लिए कितने कमरे चल रहे होंगे, यानी कि कितने क्लासरूम चल रही होंगी 10th की। तो आपका आंसर आएगा 3। क्यों, क्योंकि भाई एक क्लास जो होगी उसमें 50 बच्चे, दूसरी क्लास होगी उसमें 50 बच्चे, तीसरी क्लास होगी उसमें 50 बच्चे, तभी तो हो ना 50, 50, 100, 50, 150। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ बस आपको। क्या कर रहे हैं, अच्छा जैसे 3 सेक्शन हो गए आपके, तो आपको कहा जाता होगा आप 10th A के विद्यार्थी हैं, ऐसे तो कहते हैं ना आपके गुरुजी। तो कौन सी क्लास का, भाई हम तो नहीं पढ़ाते तुझे। तो आप कहते हो कि नहीं मैं सर 10th A का बच्चा हूँ। ऐसे ही आपका जो भाई है या दोस्त है या जो भी आपका है, वो कहता है मैं 10th B का हूँ। आपका ऐसे ही कोई दोस्त कहता है कि मैं 10th C का हूँ। कहने का क्या मतलब है भाई, आप लोगों ने क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने अपना क्या करना है, आप लोगों ने सेक्शन बता दिया, तो सेक्शन के नाम हो गए ना, ABC नाम हो गए ना। इसी तरीके से जब भी कोई परमाणु बना, परमाणु का केंद्र नाभिक हुआ, तो नाभिक के जो ये कक्षक बने, पहले, दूसरे, तीसरे, अब नाम कैसे दिए गए, जैसे आपसे कहा गया था सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो इन्होंने नाम दिया, पहले वाले कोष को नाम दिया के। क्या नाम दिया भाई, पहले वाले कोष को के नाम दिया। ठीक है, जैसे पहला सेक्शन ए है तो इन्होंने क्या दिया कि पहला जो कोष है उसको हम के कह रहे हैं, दूसरा जो कोष है इसको नाम दिया एल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, एल कह रहे हैं।
तीसरा जो कोष है इसको हमने क्या नाम दिया, m का नाम दिया। ठीक है, पहले कोष को हमने k नाम दिया, दूसरे कोष को l नाम दिया और तीसरे कोष को हमने m नाम दिया। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, अब आपने यहाँ पे ये लिखा है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कोष की संख्या है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर k उपकोष की बात करें यानी कि k कोष की बात करें, तो जो k वाला कोष है ये तो कौन सा कोष है, ये पहला कोष है ना भाई, तो इसकी जो कोष संख्या होगी वो क्या हो गई, k की पहली 1 हो गई, l की कोष संख्या 2 हो गई और m की कोष संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। इतना समझ आया ना। तो k की कोष संख्या 1, l की कोष संख्या 2 और m की कोष संख्या 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2n² है जहाँ पे n है कोष की संख्या, तो k की बात करें तो कोष पहला है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का ना 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए पहले जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ ये लिख रहा था 2,1, 2,2, 2,3 करके। ठीक है, अब दूसरा जो है वो l कोष है, l कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 4 दूनी 8, यानी कि दूसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 8 आ सकते हैं। तीसरा कोष m है यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9 और 9 दूनी 18, इसलिए तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन संभव है। यानी कि मैंने ये जो चित्र बनाया है इसमें k के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दिए। l के पास कितने आ सकते हैं, 8, तो मैंने 8 दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिखा दिए। अब ये जो m वाला है इसमें कितने आ सकते हैं, 18, तो ऐसे इसमें कितने डॉट लगे हुए होंगे भाई, 18 डॉट लगे हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये है तत्व, किसी भी तत्व का स्थान या स्थिति आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग। आइए अब देखते हैं आगे। प्रकार इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या का पता चलता है। यानी जैसे मैं आपसे बता रहा था कि पहले आवर्त में या पहले कोष में हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें पता चलता है कि आवर्त में तत्व कितने आ सकते हैं। जैसे अगर हम प्रथम आवर्त की बात करें तो पहला जो कोष है k वाला, उसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए प्रथम वाले आवर्त में हमारे पास कितने तत्व हैं, सिर्फ 2 तत्व हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक दूसरे उधर वाले कोने में बैठा हुआ है हीलियम। ठीक है, अच्छा आगे बात करें तो दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 है। दूसरे और तीसरे आवर्त की बात करेंगे तो दूसरा आवर्त लिथियम से शुरू होता है। देखिए लिथियम, बेरियम, फिर बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से 8 तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सोडियम वाली सीरीज देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, इसको भी एंड तक देख लेंगे, ऑर्गन तक, तो इसमें भी कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि चौथे और पांचवें जो आवर्त हैं इनमें 18 तत्व होते हैं, तथा छठा आवर्त पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त है। इसी तरीके से देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल में चौथे और पांचवें आवर्त में अगर तत्वों की संख्या आप काउंट करेंगे तो 18 आएंगे। छठे आवर्त की बात करेंगे तो छठा एक अकेला ऐसा आवर्त है जिसके अंदर 32 तत्व हैं। ठीक है, 32 तत्व हैं छठे आवर्त के कारण। और सातवां आवर्त की बात करें यानी कि सबसे लास्ट वाला आवर्त है, तो ये आवर्त थोड़ा सा अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो अभी भी खोजे जा रहे हैं। ठीक, इसमें भी 32 एलिमेंट आ सकते हैं लेकिन अभी ज्ञात नहीं है, इसीलिए छठा जो तत्व है, छठा वाला जो हमारा आवर्त है, इसको सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा आवर्त माना जाता है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 32 एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा आगे बात करें तो छठे और सातवें आवर्त में 14 तत्वों की 2 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त सारणी के बिल्कुल नीचे रखा गया। अब ध्यान से देखिए, आवर्त सारणी के नीचे 2 सीरीज लिखी हुई होंगी। एक सीरीज होगी La यानी कि लैंथेनम से स्टार्ट होगी या लैंथेनाइट से स्टार्ट होगी। दूसरी जो सीरीज है वो होगी यहाँ पे एक्टेनाइट से स्टार्ट, At से स्टार्ट हो रही होगी। देखिए ध्यान से, एक्टेनाइट से स्टार्ट हो रही होगी, एक La से और एक Ac से स्टार्ट हो रही होगी। तो पहले सीरीज को कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज, दूसरी सीरीज को कहते हैं एक्टेनाइट सीरीज। क्यों, क्योंकि पहले सीरीज का पहला एलिमेंट लैंथेनाइट है और दूसरी सीरीज का दूसरा एलिमेंट, जो दूसरी सीरीज है उसका पहला एलिमेंट जो है वो एक्टेनाइट है। ठीक है, तो इनको अलग अलग रखा गया है जिनमें 14 तत्व हैं। ठीक है, ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक पहली सीरीज है, 90 से लेकर के 103 तक दूसरी सीरीज है, जिन्हें लैंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं, या इन्हें हम F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, या हमें दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट इनको कहा जाता है, जो बहुत पृथ्वी पर जो है बहुत कम मात्रा में ये मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए आवर्त सारणी में बाईं तरफ धातुएं तथा दाईं तरफ अधातुएं रखी गई हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, जो ये पहले वाले ब्लॉक है आवर्त सारणी में, ये वाले पहले के जो 2 ग्रुप हैं, पहले वाले ऊपर आगे के 2 ग्रुप जिन्हें हम S ब्लॉक कहते हैं, इनमें जो भी ये तत्व आ रहे हैं ये धातुएं हैं। और अगर उधर P ब्लॉक की बात करी जाए तो P ब्लॉक में जितने भी ये समूह आ रहे हैं, जितने भी वर्ग आ रहे हैं, इसमें जो तत्व आ रहे हैं ये मैक्सिमम अधातुएं हैं। ठीक है, अच्छा बात करें आगे तो बोरॉन से लेकर कैंटीन तक एक खींची गई एक विकर्ण रेखा है। अब आप ध्यान से देखिए, P ब्लॉक में ना आपको कुछ इस तरीके से एक लाइन मिल रही होगी, ऐसे करके
ऐसे करके एक लाइन खींची गई होगी, देखो ध्यान से देखो उधर पी ब्लॉक में एक लाइन खींच रही है, ऐसे करके खींच रही है ना। तो इसी लाइन के लिए बताया गया कि ये लाइन जो है इसको हम विकर्ण रेखा कहते हैं। ये क्या पृथक करती है, इस रेखा पर जितने भी ये एलिमेंट आ रहे हैं ये ना तो धातु है ना अधातु है, बल्कि क्या है ये एक उपधातुएं हैं। उपधातुएं कौन होती हैं, उपधातुएं वे होती हैं जो धातु के भी गुण प्रदर्शित करती हैं और अधातु के भी। तो इस तरीके से आपको विकर्ण पे दिखाई गई होंगी, तो इसलिए इसे विकर्ण रेखा भी बोलते हैं, जिसपे कौन कौन से आ रहे होंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब उस पे आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो समूह एक के जो तत्व है इन्हें हम क्षार धातु कहते हैं। देखिए पहले वाला जो वर्ग है इसको क्या कहते हैं, इसको क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरा वाला जो वर्ग है ये इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अगर हम बीच वाले की बात करें, पी ब्लॉक से जाने से पहले अगर हम इस बीच वाले की बात करें तो यहाँ पे 3 से लेकर के 12 नंबर तक जितने भी ये पढ़ रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं, इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, या डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। ठीक, पी ब्लॉक के तत्व में अगर हम बात करें तो तीसरे से लेकर के थर्ड ए से लेकर के वहां तक जा रहे हैं 8 तक, तो इनको क्या कहते हैं, इनको अधातुएं कहा जाता है और पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, और इनमें अगर मैं 17वें ग्रुप की बात करूं आपसे, तो 17वें ग्रुप की जो तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ऐसे को कहते हैं हैलोजन। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, हैलोजन कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियों के बारे में। देखिए सबसे पहली प्रवृत्ति यानी कि इनकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता है संयोजकता। क्या होती है संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि ग्रुप आप पहले वाला आवर्त उठाते हैं, ठीक है, हम ये वाला आवर्त उठा रहे हैं लिथियम, बेरियम, बोरॉन वाला, इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है 2,1, इसमें क्या होता है 2,2। इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बाह्यतम कोश ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये नाभिक, ये पहली कोश, ये दूसरा कोश, तो दूसरा कोश ही बाहर वाला कोश हो गया, तो दूसरा कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे कोश यानी कि बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इसी की संख्या को, इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, इस तत्व की क्या कह देंगे, संयोजकता। अच्छा, इसी के आधार पर मुझे आप एक बात बताइए, लिथियम जो है वो पहले वाले ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। बेरियम जो है वो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लिथियम में 1 होगा, बेरियम में 2 होंगे। तो बेरियम में जो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 इकाई। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बोरोन है भाई, बोरोन जो है वो बोरोन है हमारा 13वें ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, 13वें ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाह्यतम कोश में 2,3 इकाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 इकाई। ठीक है, तो यहाँ वो लिखा हुआ है, देखो पहले वर्ग के तत्व की संयोजकता 1 होती है, दूसरे वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है। बात करी जाए इस बीच वाले लेटर की, तो देखो जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल आ रही होगी, तो इसमें देखो बीच वाले जो ये एलिमेंट है ना, जो 10 समूह, जो 10 ग्रुप में ये बीच के, यहाँ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का जो नीचे के हैं, थोड़े से नीचे वो होगा लगे ना, नीचू वाले, इनको देखो, तो इनमें क्या है, इनमें जो इनकी संयोजकता है ना, इनकी संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। इनका मतलब इनकी संयोजकता एक तरीके से चला, देखो इनकी संयोजकता चलती है जैसे कि पहाड़ पे नहीं चढ़ते हम लोग, जैसे मान के चलो यार, मान के चलो आप ना, ये पहाड़ है ऐसे करके, ठीक है, हम इस पहाड़ पे चढ़ना भी, हाँ चलेंगे ऐसे, बिचुक 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 बिचुक, यहाँ पहुंच गए। अब जैसे ही आप टॉप पे पहुंचोगे तो फिर आप नीचे उतरोगे, तो फिर उतरो बिचुक 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 बिचुक, यानी कुल मिलाकर के इनकी संयोजकता क्या होती है, +1 +2 +3, फिर क्या हो जाते हैं, टॉप पे पहुंच जाते हैं +4, और उसके बाद संयोजकता घटने लगती है, -4 -3 -2 -1, यानी क्या करो, पहला प्लस में जा रहे हो 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 में जाएंगे, 4 तक जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, संयोजकता मैक्सिमम 4 होती है प्लस के, और माइनस जो मिनिमम होती है वो -4 होती है। तो संयुक्त होती है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, यानी कि +4 से लेकर के -4 के बीच में आती है संयुक्ता और शून्य भी हो जाती है। आगे बता दूंगा कैसे। ठीक है, तो कैसे चलेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद उतरेंगे 4 3 2 1, आगे समझ, यानी पहले प्लस में जाओगे और फिर माइनस में आओगे, यानी कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। इसके बाद बात करें 13 से लेकर के 17वें ग्रुप तक के लिए, तो 17वें ग्रुप तक के लिए तत्वों की जो संयोजकता है वो बढ़ती है। अच्छा, ये जो सबसे लास्ट वाले है ना टेबल, देखो सबसे लास्ट वाले जो ग्रुप है ये, जिनमें आ रही है आपकी हीलियम आ रही है, नियोन आ रही है, ऑर्गन आ रहा है ना, He Ne और Ar, इनका देखो इन्हें कोई मतलब नहीं है इस दुनियादारी से। कैसे मतलब नहीं है भाई, ये एक तरीके से संत या बाबा टाइप आदमी है
जिनको कोई मतलब नहीं है, इनका क्या होता है, जीवन का पूरा हो चुका है, इन्हें जो चाहिए था इन्होंने वो प्राप्त कर चुका है। ठीक है, हीलियम है भाई, हीलियम के पास एक ही कक्षा हो सकती है इस तरीके से, ये इसका नाभिक होगा, ये इसकी एक कक्षा। अब एक कक्षा यानी कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसने दोनों चीजें अपनी एक्वायर कर सकती हैं, मतलब इसने दोनों चीजें अपनी ले रखी हैं, तो इसे कोई मतलब नहीं है, मोह माया त्याग देखी है इसने। ठीक है, तो हीलियम हो गया। ऐसे नियोन की बात करें तो नियोन ने कितने हैं, नियोन के पास बेटा 2 दूसरी कक्षा किस तरीके से है, और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसमें क्या होते हैं, दूसरी कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले रखे हैं, तो इसे भी कोई मतलब नहीं है, मोह माया त्याग रखी है इसने, इसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ जो इसे चाहिए था इसे अचीव हो चुका है अच्छा खासा। मतलब इसका ऐसा समझ लो कि ये वाले जो एलिमेंट है ना, इनका सब कुछ हो गया, मतलब बढ़िया से इन्होंने लाइफ जी ली, इसके बाद अच्छी सी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद अच्छा खासी शादी हो गई, शादी के बाद अच्छा खासा जो है इनकी बढ़िया से लाइफ चल रही है। ठीक, तो इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई, इनकी संयोजकता 0 होती है। अच्छा, दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर है परमाणु का साइज। परमाणु का साइज क्या होता है, परमाणु का साइज जैसे आप यहाँ पे देखो, ये परमाणु का नाभिक है, परमाणु के नाभिक से लेकर के परमाणु के जो उपस्थित बाह्यतम कोश तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इसे कहते हैं परमाणु की त्रिज्या। जैसे कोई गोला होता है, गोले की त्रिज्या कैसे नापते हो भाई, जैसे मान के चलो गोला है तो गोला बनाया, चलो एक गोला बना के इसकी त्रिज्या नाप के देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कहा गोले का केंद्र है और ये गोला है, तो मुझे इसकी त्रिज्या नापनी है, तो गोले के केंद्र से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही तो होती है, यानी कि जो भी ब्रेथ होता है या गोला होता है, इसकी त्रिज्या कैसे नापोगे भाई, तो इसकी त्रिज्या कैसे नापते हैं, इसके केंद्र से लेकर के इसकी परिधि तक की जो दूरी होती है इसको त्रिज्या कहते हैं। यहीं पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ लगा रहा है कि जो परमाणु के केंद्र से लेकर के इसके बाह्यतम कोश तक की जो दृष्टि होती है, इसके बाह्यतम कोश तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं भाई परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या बताती है, परमाणु का साइज बताती है। जैसे मान के चलो एक होता है बिल्कुल पतला सा लड़का, ठीक है, एक बिल्कुल तगड़ा सा लड़का है ना, बिल्कुल जिम टाइप वाला है ना, बिल्कुल बाउंसर टाइप वाला, तो क्या होगा यार, दोनों की बॉडी में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। जो हल्के दुबले पतले शरीर का वाला है उसको देखोगे तो तुम उसके हाथ भी ऐसे करके छोटे छोटे से बेचारे के पतले पतले है ना, और जो तगड़ा सा लोंडा होगा ना, या तगड़ा सा जो लड़की होगी या तो तगड़ा सा बालक होगा, उसके हाथ भी भाई साहब ऐसे होंगे, ये जम मोटे मोटे, यानी कि जिम करा हुआ लड़का। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि तत्वों की जो साइज है, अब ये तो आदमी की बात हो गई, अब तत्व की बात कैसे करेंगे, तत्व भी यार कुछ होते हैं बिल्कुल मरियल से होंगे, कुछ होंगे बिल्कुल ताकतवर, हट जा हमसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, तत्वों का साइज भी बताता है, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा जो परमाणु साइज होगा उसका मतलब क्या है कि उसकी त्रिज्या भी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, इसको किस में नापते हैं, इसको पिकोमीटर में नापते हैं। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। अच्छा, आवर्त में जब, अच्छा एक और बात समझो, जब हम आवर्त में जा रहे हैं, जैसे कि आप आवर्त ध्यान रखो, लिथियम और बेरिलियम और बोरॉन वाला, इसमें सबके पास यार 2,1 2,2 मतलब सबके पास कक्षा की संख्या निश्चित है, माने इनके पास 2 ही कक्षक है, इस तरीके से 2 सेल है, 2 कोश है, पहले में 2 ही आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के लिए दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बेरियम के लिए 2 आएंगे, बोरॉन के लिए 3 आएंगे, कार्बन के लिए 4 आ जाएंगे, ऑक्सीजन के लिए इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा देखो, हो क्या रहा है यार, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे तो आप एक बात बताओ, जब आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज बढ़ेगा तो प्लस चार्ज भी बढ़ेगा ना। अब आप ऐसे समझो कि पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ रही है तो पॉजिटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपके आस पड़ोस में यदि कोई प्रसिद्ध मंदिर हुआ, या कोई प्रसिद्ध मस्जिद हो गई, या कोई मजार हो गई, या फिर कोई गुरुद्वारा या कोई चर्च वगैरह होती है, तो अगर मान के चलिए आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई अनहोनी वाली घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थे इंसान के साथ में, तो क्या कहते हैं आपके आस पड़ोस की, यानी कि आपके जो घर वाले बुजुर्ग लोग होंगे, वो कहते हैं कि भाई जाओ वहाँ पे माथा टेक के आओ, प्रसाद वसाद चढ़ा के आओ। क्या है यार, वो एक पॉजिटिव एनर्जी तो है ना, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ कि आइए आइए मेरे पास आइए। मतलब वहाँ पे आपको एक बहुत रिलैक्स फील होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी सी फील होती है कि हमें किसी ने बांध रखा है। तो यहाँ पे वही चीज़ है यार, इसका जो केंद्र है नाभिक, इसके पास प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। अब प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि अगर आप परमाणु क्रमांक में वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है ना, तो प्लस चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉनों को और ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ताकत से खींच रहा है तो होगा क्या, ये जो पूरा का पूरा कक्षक है ना, ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, यानी कि इसकी एक्चुअली में स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए थी, बट ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है इसके नाभिक के। क्यों, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को खींच लेती है। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बता दिया कि आपके आस पड़ोस में जैसे कोई पीर मजार होगी, या फिर कोई मंदिर होगा, या कोई इंपॉर्टेंट जो गुरुद्वारा वगैरह है, ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो क्या होगा,
देखो इसने जब खींच लिया तो एक बात बताओ मुझे, एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, ये था साइज, यानी ये थी भाई परमाणु त्रिज्या। बट जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे तो हमारा साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए लिखा है बेटे, बाएं से दाएं जाने पर इसका प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जो अधिकता से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, नाभिक की ओर खींचने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, इसका साइज घटने लगता है। अच्छा, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कोई लोचा ही नहीं है। पहले जाओगे तो एक, दूसरे आवर्त में जाओगे 2 है, तीसरे आवर्त में जाओगे 3 कोस है, चौथे आवर्त में जाओगे 4 कोस है। मतलब नीचे ऊपर से नीचे हो जाओगे तो कोस तो बढ़ ही रहा है, कोस बढ़ रहा है, इसका मतलब है क्या, परमाणु त्रिज्या तो बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद तीसरा गुण जो धात्विक वाला है, धात्विक गुण, चैप्टर नंबर 3 जब हमने पढ़ा था धातु और धातु, मैंने उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। एक बार अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। देखो क्या है, मैंने आपको ये बताया कि आवर्त सारणी में हम अपनी बाईं तरफ अगर देखें तो धातुएं रखी गई हैं, और अगर हम अपने दाईं तरफ देखें तो धातुएं रखी गई हैं। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, धातुएं जो है वो बाईं तरफ रखी गई हैं और अधातुएं जो है वो दाईं ओर रखी गई हैं। ठीक है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे। तो आवर्त सारणी में धातुएं जो है वो हमारे बाईं साइड लिखी हुई हैं और धातुएं जो है वो हमारे दाईं साइड लिखी हुई हैं। यानी एक बात मुझे आप एक बार बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि धात्विक लक्षण जो है वो कहाँ बढ़ेगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे रखी हुई है धातुएं, ये मेटल्स हैं। ठीक है, ऐसे करके देखो, मान के चलो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, मतलब ऐसे करके यहाँ समझिए, ये मेटल्स हो गई और ये नॉन मेटल्स हो गई। इधर की ऐसी तो हो रही है ना, मेटल बाईं तरफ है, नॉन मेटल दाईं तरफ है। तो जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ, यानी कि आप बाएं से दाएं की तरफ जाओगे, तो जाहिर सी बात है ना, मेटेलिक प्रॉपर्टी तो घटेगी, धात्विक लक्षण जो है वो घटेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ उल्टा, आप दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हो तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि धात्विक लक्षण जो है आवर्त में घटता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टॉप टू डाउन जा रहे हो, आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो ऊपर भी मेटल, इसके नीचे भी मेटल, इसके नीचे एक और मेटल, तो जब नीचे तक जा रहा हो तो मेटल ही आ रही जा रही है, यानी कि धातु आ रही है, तो धात्विक लक्षण क्या हो जाएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ने लगेगा। अच्छा, एक और चीज लिखी हुई है, देखो मैंने अभी आपको बढ़ाया था कि इस तरीके से ना एक विकर्ण लाइन होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो इस पर जो भी तत्व आते हैं वो तत्व उपधातु होते हैं। इनको ऐसे समझ लो आप, जैसे कि वो नहीं होते, मैं तेरे वास्ते नाची रे, होता है ना, तो ये वही वाले तत्व है। ठीक है, ना तो धातु ना अधातु, यानी कि थोड़े से धातु होंगे और थोड़े से अधातु होंगे। एक तरीके से थोड़े से, जैसे वो जो होते हैं ना, मैं तेरे वास्ते नाची रे वाले जो लोग होते हैं, थोड़े से आदमी होते हैं, थोड़े से औरत होते हैं, मतलब ना उसमें मेल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसमें फीमेल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये जेनेटिक है, नेचुरल बात है। ठीक है, और तो इसी तरीके से जो उपधातुएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, थोड़ी सी धात्विक लक्षण रखेंगे, थोड़े से अधात्विक लक्षण रखेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन पे आ रहे हैं ना विकर्ण वाली, ये इसमें से एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या आते हैं, ये उपधातु होते हैं। अच्छा, एक और बात कमाल की है यार, धातु जो होती है ना, अभी अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। अब इसको ऐसा समझो जैसे कि यार हमारे और तुम्हारे लिए, या फिर जो नॉर्मल हम लोग इंसान है, हमारे लिए जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है, हमारे लिए जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। ठीक है, बाकी बहुत सब चीज़ें हैं, लेकिन जो नॉर्मल डेली लाइफ हम खर्चा वर्चा करते हैं तो वो पैसे से तो करते हैं ना। तो यार अगर आपने किसी को दान दिया तो आप पैसे का दान दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप पैसे दान देते हो तो ऐसा कहा जाता है कि यार आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, आपने अपनी मेहनत की कमाई दान दी है तो ये पुण्य मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हाँ उसके पैसे से बटुए निकाले, उसके बटुए से पैसे निकाले, उसे देते दान हो गया। ठीक, ऐसा नहीं होता। ठीक है, खुद की कमाई अगर आप देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पुण्य मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप वहीं किसी की चीज़ को चोरी चकारी कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको वहाँ पर के पाप मिल रहा है, ऐसे करके कहते हैं। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल में तत्व है, इनके पास पैसे की तो कोई चीज़ है नहीं, इनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, वो है इनके इलेक्ट्रॉन। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसको क्या कहते हैं, धनायन बनाएगा, यानी कि उसको पुण्य मिल गया। और जो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो क्या कर रहा है, ऋणी हो गया। ठीक है, उसने कुछ चीज़ ग्रहण कर ली, उसने ले ली वो चीज़, तो क्या हो गया, उस पर माइनस चार्ज आएगा, तो उसको ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और अगर कोई चीज़ त्याग रही है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि उसको धनायन बनाएगा। और धातुएं जो त्याग करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो इसलिए क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। अच्छा, इसके बाद धातु वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि धातुएं जो ऑक्साइड बनाती हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और धातुएं जो होती हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहिए देख लीजिए वो चैप्टर भी। इसके बाद देखो, अच्छा कुछ ऐसी धातु होती है, जैसे कि मान के चलो यार आपके पास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यानी गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो एकदम से चीज़ें याद कर लेते हैं, यार हम लोगों को एकदम से याद नहीं हो पाती। तो इसी तरीके से जो जिंक और एल्यूमिनियम है, ये दो ऐसी धातु है, ये क्या करते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना वो उभयधर्मी होते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कराया था, तो उसमें समझाया था, जाके वो भी देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें थोड़े से तो अम्लीय वाले गुण होंगे और थोड़े से क्षारीय वाले गुण होंगे। एक तरीके से वही तेरे वास्ते नाची रे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, कि जिनमें थोड़े से मेल वाले गुण भी हो और जिनमें थोड़े से फीमेल वाले गुण भी हो। ठीक है, ये वही वाले होते हैं। तो
ऐसे वो कहते हैं यानी कि जिसमें थोड़े से अम्लीय लक्षण होंगे, थोड़े से क्षारीय लक्षण होंगे, तो उस ऑक्साइड को कह देंगे भाई उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।